हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग संगीत से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो यहाँ पे प्रश्न जो आपको मिलेंगे आज आपको जो वाद्य हैं उनसे भी संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएगा 2-4 प्रश्नों के बाद। तो बहुत ही ख़ास था, इसलिए आपके लिए यह सेशन बनाना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी था। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा और अंत तक सारे प्रश्नों को अच्छे से देखकर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे मेरे दोस्त कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि आने वाला जो भी रेगुलर सेशन होता है पर डे का, वो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है? क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब आपके लिए है, तो आपसे कोई भी सेशन मिस ना हो, इसके लिए आप लोग देखेंगे। हमारा पे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रे नी सा म ग रे सा, यह स्वर समूह जो है किस राग को दर्शाता है? रे नी सा म ग रे सा, यह जो है क्या है, स्वर समूह है। ये किस राग को दर्शाएगा? क्या भीमपलासी का है, भोपाली का है, पीलू का है, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका हो जाएगा भीमपलासी, ठीक है। भोपाली में तो मन ही वर्जित होता है, ये तो आपको पता होगा। पीलू जो है संकीर्ण राग के अंतर्गत में आता है, ठीक है। चलिए देखें तो हम यहाँ पे दूसरा प्रश्न को, तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि घन वाद्य को अन्य किस नाम से जानते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपको याद रखना है इस चीज़ों को। क्या इसको कहेंगे? ईडियोफोन, एरोफोन्स या कॉर्डियोफोन्स, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। भैया हमारे यहाँ तो जानते हैं कि वाद्य वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार से हुए हैं। आपको पिछले क्लास में भी बताया था, तो बताने की ज़रूरत उसको नहीं है। लेकिन पिछले क्लास में मैंने कुछ और बताया था, क्या आपको याद है? चलिए अभी याद आ जाएगा, हम याद आपको दिला देते हैं। देखिए, घन वाद्य को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका तो जवाब आप पहले ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा इडियोफोन कहते हैं किसको? लेकिन एयरोफोन वाली बात जो थी ये हम पिछले क्लास में आपको बता चुके थे कि एयरोफोन जो है ये हमारा सुशीर वाद्य को कहा जाता है, ठीक है? सुशीर वाद्य जो है इसको पाश्चात्य में एरोफोन्स कहते हैं, और ये आपका घन वाद्य जो है इसको पाश्चात्य में इडियोफोन कहते हैं। तो ये आपका था प्रश्न जो कि आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है? तो यही मैंने कल बताया था एरोफोन्स वाला। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न, ध्रुपद के किस वाणी का प्रचलन बेतिया घराना से है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेतिया घराना जो है बिहार का सुप्रसिद्ध घराना है, और ये ध्रुपद के लिए जाना जाने वाला घराना है, ठीक है? तो जानते हैं इसके बारे में। तो ध्रुपद के किस वाणी का यहाँ पे प्रचलन है? तो जैसा कि जानते हैं कि ध्रुपद की कितनी वाणियाँ, 4 वाणियाँ प्रचलित है, जिसमें कि आपका खंडार है, गोबरहार है, नौहार है, और एक आपका कौन-सा हो जाता है? एक और आपका वाणी जो हो जाएगा खंडार वाणी, गोबरहार वाणी, और आपका क्या हो जाता है? चलिए मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है? वैसे आप लोग को याद भी होगा। तो एक हो जाता है आपका खंडार वाणी, दूसरा हो जाता है आपका गोबरहार वाणी, ठीक है? और तीसरा क्या हो जाता है? आपका नौहार वाणी, ठीक है? और क्या हो जाता है? एक डागुर वाणी, ठीक है? ये आपका 4 प्रकार का वाणी। चलिए लिख दिए हैं, तो आपको इससे संबंध व्यक्ति देखिए, खंडार से कौन हो जाएंगे आपके? समोखन खां हो जाएंगे। गोबरहार से कौन हो जाएंगे? तानसेन हो जाएंगे। नौहार से कौन हो जाएंगे? श्रीचंद हो जाएंगे। और आपका डागुर से कौन हो जाएंगे? ब्रजचंद हो जाएंगे। चलिए लिख ही दिया था, तो ये चीज़ भी आप जान लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे जो प्रश्न हमारा होगा, एक से अधिक इसका उत्तर होगा, क्योंकि आपको खंडार वाणी भी देखने को मिल जाएगा और नौहार वाणी भी देखने को मिल जाएगा। कौन सा घराना के अंतर्गत में? तो बेतिया घराना के अंदर में। तो खंडार और नौहार, ठीक है? चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर का, इंद्रकिशोर मिश्र किस घराने के प्रतिनिधि हैं? दोस्तों देखिए, उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि दोस्तों आप लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं। तो पीडीएफ के लिए जैसा कि मैंने बता रखा है कि भाई हमारे पास समय के अभाव के चलते जो है हमने किन्हीं को रखा है, जो कि जितना मेरा पढ़ाया हुआ जो सेशन होगा उसका पीडीएफ बनाकर आप लोग को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो है प्रोवाइड के लिए जो है पीडीएफ के लिए वो जो है ले रखे हैं, और बहुत सारे लोग का जो है मैसेज भी प्रत्येक प्रत्येक दिन आ रहा है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग को व्हाट्सएप करना है, एक नंबर है आपको 9122, ठीक है, 3662 और 82, ये आपको इस पे व्हाट्सएप करना है, और एक छोटी सी पेमेंट करनी है मेरे दोस्त, 199 रुपये की एक छोटी सी पेमेंट करनी है। क्योंकि दोस्तों जब तक हम जो है, हमारे पास समय बिल्कुल पर्याप्त था, बिल्कुल जब हम अवेलेबल थे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको लोग को पता होगा कि हम टेलीग्राम पे आप लोग के लिए प्रोवाइड करवाते थे पीडीएफ।
लेकिन अभी दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करवाने के लिए किन्हीं को रखना पड़ा है, इसकी वजह से उनको हमें भी पेमेंट करना पड़ता है। तो बस भाई एक छोटी सी आप लोग के लिए अमाउंट है 199 रुपये का, तो ये आप लोग पेमेंट करके अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको जो भी हम सेशन में बताते हैं उसका अगर आप लोग के पास पीडीएफ मिल जाएगा तो टोटल पीडीएफ को देखकर आप लोग अपने माइंड में क्या कर सकते हैं, जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वो अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं पीडीएफ को देखकर, ठीक है। बाकी जिन लोगों का अगर ऐसे ही तैयारी हो जाएगा तो भाई आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि बहुत बेहतर करना है तो भाई आप लोग बेहतर कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं 199 रुपये पेमेंट करके, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर तो आपको बता ही चुके हैं 9122366282। क्लियर। चलिए देखेंगे चौथा प्रश्न हमारा, इंद्र किशोर मिश्र किस घराने के प्रतिनिधि हैं? कौन से घराने के प्रतिनिधि हैं? क्या बेतिया घराना, बनारस घराना, दरभंगा घराना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बेतिया घराना। बनारस की बात करेंगे तो इसके संस्थापक पंडित राम सहाय जी हैं, ठीक है। राम कौन हो जाएंगे? राम सहाय जी इसके संस्थापक हो जाएंगे। दरभंगा की बात करें तो यहाँ से पूछा जाता है एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा, किनका? राम चतुर मलिक जी का, ठीक है। राम चतुर मलिक जी का पूछा जाता है, जिनका जन्म कब हुआ था? राम चतुर मलिक जी का 1902 ईस्वी में जन्म हुआ था, दरभंगा जिले के अमता नामक ग्राम में, ठीक है। तो इंद्र किशोर जी का घराना कौन हो गया? बेतिया। चलिए देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न हमारा है कि कथक के साथ इनमें से किस ताल की संगति होती है? क्या धमार ताल की, पंचम सवारी की, दीप चंदी की, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पंचम सवारी ताल। इसकी संगति जो है कथक, पूछेगा अगर कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है तो आपको बताना है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश आपको लिखा हुआ ना मिले ऑप्शन में, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए उत्तर भारत तो भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उत्तर भारत रहेगा तो उत्तर भारत के साथ चले जाना है, ठीक है। धमार के साथ धमार गायकी होती है और दीपचंदी के साथ कौन सा? ठुमरी। क्लियर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर का है कि अहोबल ने 5 तारों वाली वीणा को क्या कहा है? क्या कहा है भैया? क्या मैती वीणा, चित्रा वीणा, विपंची वीणा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ना, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विपंची वीणा कहा है। वैसे तो इसमें तारों की संख्या जो होती है विपंची वीणा में 9 तार होते हैं, लेकिन अहोबल ने इसको कहा है, क्या कहा है अहोबल ने? विपंची वीणा कहा है। किसको? तो 5 तारों वाली वीणा को विपंची कहा है। महती वीणा की बात कर लेंगे तो इसमें तारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। चित्रा वीणा की बात करेंगे तो इसमें तारों की संख्या 7 हो जाती है, ठीक है। चलिए देखिए एक प्रश्नों के साथ जो है बहुत सारे प्रश्नों को आपका क्लियर हम करके चल रहे हैं, तो बस प्रश्नों की संख्या आपके पास अगर कम रहती है तो भाई कम उसको आंकना नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का प्रश्न हो जाता है एक ही सेशन के अंदर, ठीक है। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चित्रा वीणा वादक के रूप में जाना गया है? तो जाना जाता है क्या नारद को, भरत को, मतंग को, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतंग, जो कि चित्रा वीणा वादक थे। अगर आपसे पूछेगा कि कौन से वीणा का आविष्कार किया इन्होंने, तो आपको बताना है फिर कि किन्नरी वीणा के आविष्कार किए थे। तो किन्नरी वीणा के आविष्कारक कौन हो जाएंगे आपके? ये आपके मतंग जी हो जाएंगे, ठीक है, किन्नरी वीणा के आविष्कारक। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न है हमारा, त्रितंत्री वीणा के परिष्कृत रूप को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? तो त्रितंत्री वीणा के परिष्कृत रूप, क्या सुरबहार होगा, सितार होगा, संतूर होगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सितार हो जाएगा, ठीक है। तो सितार को जो ऐसा कहा जाता है कि सितार जो किसका विकसित रूप है, तो वो त्रितंत्री वीणा का विकसित रूप है, ऐसा मानने वाले मानते हैं। हालांकि इसके आविष्कारक कौन है? तो अमीर खुसरो थे, ठीक है, अमीर खुसरो साहब थे। चलिए एक चीज आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए कहाँ कोई बात नहीं, वो तो मैं बता ही रखा हूँ, और कब हुआ है ये भी मैं बता ही रखा हूँ। तो आप लोग जो भी जानते हैं दोनों, तो दोनों कमेंट करेंगे, वैसे आप लोग जो भी जानते हैं उस चीज को कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 9वां नंबर का है, घोषा वीणा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या एक तंत्री वीणा, ब्राह्मणी वीणा, किन्नरी वीणा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? यहाँ जो जवाब होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि एक तंत्री वीणा भी कहा जाता है और ब्राह्मणी वीणा भी कहा जाता है। और इसमें तारों की संख्या की अगर बात कर लेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे तारों की संख्या हो जाती है एक, वनली एक तार होता है, इसलिए इसको एक तंत्री वीणा भी कहेंगे, घोषा वीणा भी कहेंगे, घोषिका भी कह लेंगे और ब्राह्मणी वीणा भी कह लेंगे। तो आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए
देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न हमारा है कि महती वीणा को किस विद्वान की वीणा कही जाती है। वीणा है ये, ठीक है ना, बीना नहीं वीणा। तो महती वीणा को किस विद्वान की वीणा कही जाती है। तो कौन से विद्वान के वीणा है, क्या भरत का है, क्या नारद का है, सारंगदेव का है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो आपको हम बताएं तो इसका जो है होगा जवाब भरत की। सबसे पहले बात कर ले तो यहाँ पे मत कोकिला वीणा होगा, मत कोकिला वीणा हो जाएगा आपका भरत का, जिसमें कि तारों की संख्या कितनी 21 हो जाती है। नारद की अगर हम बात कर लेंगे तो इसको ये तो आंसर ही आपका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा महती वीणा नारद। लेकिन सारंगदेव की बात करेंगे तो एक आपका होता है निशंक वीणा, ठीक है, निशंक वीणा वादक थे कौन, सारंगदेव। तो ये आपका हो गया सारंगदेव, तो महती वीणा कौन, नारद, ठीक है। चलिए देखेंगे 11वां नंबर प्रश्न है कि सरोद में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है। सरोद में तार क्या 7 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य तारों की जो संख्या जो बताई जाती है आपके सरोद में, उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसी में मुख्य तारों की संख्या 4 होती है। और सरोद कैसा वाद्य है, तो आपके तत्व वाद्य के अंतर्गत में रखा जाता है। और सरोद वादक कौन कौन है, तो एक आपके हो जाते हैं अलाउद्दीन खां, जो है ये क्या बजाते थे, सरोद बजाते थे, ठीक है। और एक और है आपके अमजद अली खां, ठीक है, अमजद अली खां, ये आपके क्या कहे जाते हैं, सरोद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, अमजद अली खां, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, दोनों व्यक्ति का नाम। चलिए देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न है कि वायलिन में तारों की संख्या कितनी होती है। वायलिन में तारों की संख्या क्या 4 होती है, 8 होती है, 100 होती है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, वायलिन में 4 तार होते हैं, ठीक है। तारों की संख्या 4 हो जाती है। वहीं अगर हम 100 की बात कर ले तो 100 क्या हो जाता है, ये आपका 100 हो जाएगा आपका संतूर, जो आप जानते हैं कि कश्मीरी वाद्य के तौर पे प्रचलित है आपका संतूर। तो इसमें 100 तार होते हैं और बाकी वायलिन में 4 तार कहे जाते हैं। और वायलिन वादक की अगर नाम आपसे पूछ दिया जाए कि भाई एक वायलिन वादक का नाम बताइए, तो एक बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस, वैसे तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन जो आपके जो फेमस जो वायलिन वादक हैं वो आपके हो जाएंगे कौन, बीजी जोग, ठीक है, बीजी जोग, ये फेमस है बहुत ज़्यादा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा। वैसे तो आपके लालगुडी जयरामन भी हैं, वो भी आपके वायलिन ही बजाते हैं। चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है कि संतूर को भारतीय किस नाम से जाना जाता है, यानी संतूर का भारतीय नाम क्या है। भैया संतूर जो है ये यहाँ का नाम नहीं है, ठीक है, ये आपका अरबी नाम है संतूर, जो कि यहाँ के रूप में, यहाँ के नाम में उसको क्या कहा जाएगा, सरोद, सुर सिंगार या फिर सततंत्री वीणा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सततंत्री वीणा इसको कहा जाएगा, ठीक है। और इसमें तारों की संख्या की अगर बात कर लेंगे तो कहीं कहीं पे आपको 80 से 100 भी मिल जाएगा, कहीं पे आपको डायरेक्टली 100 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको देखना है ऑप्शन में, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो सततंत्री वीणा कहा जाता है संतूर को, और ये जो है आपके कहाँ का, कश्मीर का लोकवाद्य है। देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन संतूर वादक हैं। तो देखना है पहला ऑप्शन क्या है, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य। जी हाँ ये तो हैं। शिव कुमार शर्मा और रुस्तम सपोरी, हाँ ये दोनों हैं। ब्रिजभूषण काबरा नहीं भाई, बीजी जोग नहीं, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वाद्य बजाते हैं, ब्रिजभूषण काबरा भी और बीजी जोग भी। बीजी जोग जो बजाते हैं वो क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, और ब्रिजभूषण काबरा क्या बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको संतूर वादक जो नाम हम आपके लिए लाए हैं, तो वो आपको 4 नाम मिल गए हैं। एक आपका वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, शिव कुमार शर्मा, रुस्तम सपोरी। तो आपका ए ऑप्शन भी सही हो गया, बी ऑप्शन भी सही, तो आंसर बन जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक वाला, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर का प्रश्न है कि बास सितार के नाम से किसे जाना जाता है। बास सितार क्या सरोद को, सुरबहार को, गिटार को, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो बास सितार की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरबहार, ठीक है। सुरबहार में अगर आपसे कोई पूछ दे कि तारों की संख्या इसमें कितनी मानी जाती है, तो इसमें सुरबहार में 8 तार होते हैं, ठीक है, 8 तार होते हैं सुरबहार में। और अगर वादक की बात कर लेंगे तो इसमें वादक जो हो जाएंगे ये आपके अन्नपूर्णा देवी जो हैं, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी बहुत ही फेमस जो है कलाकार हैं आपके, किसके लिए, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार वादन के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तारों की संख्या 8 हो गई। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर का प्रश्न है कि सुरबहार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है किन्हें, क्या अमीर खुसरो को,
गुलाम मोहम्मद को, वाजिद अली शाह को, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब जो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अमीर खुसरो जो है ये आपके सितार के आविष्कारक हैं, ठीक है, और वाजिद अली शाह आपके ठुमरी के आविष्कारक हैं। तो ये दोनों अपने अपने आविष्कारक हैं, और सुरबहार जो है ये आपके गुलाम मोहम्मद साहब हो जाएंगे। अगर गुलाम मोहम्मद की हम बात कर लेंगे, गुरु की, गुलाम मोहम्मद की गुरु कौन हो जाएंगे, तो इनके गुरु कौन होंगे, तो इसका जवाब क्या होने वाला है, तो इसका जवाब हो जाएगा गुरु उमराव खां, ठीक है, उमराव खां। ये उमराव खां कौन थे, तो ये आपके कौन थे, वजीर खां जो थे आपके, वजीर खां, वजीर खां कहाँ वाले, रामपुर घराना वाले वजीर खां, उनके ये कौन थे, उमराव खां, उनके दादा थे, ठीक है, उनके दादा थे, वजीर खां के दादा थे उमराव खां, उमराव खां जो कि आपके गुलाम मोहम्मद के कौन थे, गुरु थे। और गुलाम मोहम्मद ने क्या किया था, तो सुरबहार का आविष्कार किया था, जिसमें तारों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। चलेंगे 17 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, चीनी बांसुरी को किस नाम से जानते हैं। भैया वो चीनी वाली मत समझ जाना है कि चाशनी करके उसको बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना है, चीनी वाली चाशनी वाली, ठीक है। तो इसको ये जो यानी कि चीनी कहने का मतलब है चीन, जैसे भारत बोलेंगे तो कैसे होता है भारतीय, तो चीन वाली बांसुरी यानी कि चीनी बांसुरी को किस नाम से जाना जाता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, चीनी बांसुरी के, तो क्या डी बांसुरी कहेंगे, या फिर पिनेक्यू बांसुरी, या फिर चाउ चिंत्र बांसुरी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डी बांसुरी कहा जाता है चीनी में, चीनी भाषा में, ठीक है, बांसुरी को कहते हैं डी बांसुरी, ठीक है, डी, केवल डी कहा जाता है, लेकिन मैंने बांसुरी आपके सामने जोड़ कर लाया है यहाँ पे, ताकि डी क्या है तो आपको समझ पाए कि ये बांसुरी है, ठीक है, चीन में केवल डी कहते हैं उसको, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। चलिए देखेंगे 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि बायां तबला, यानी कि तबले के जैसा कि जानते हैं कि उसके दो भाग होते हैं, एक आपका होता है बायां, दूसरा आपका होता है दायां। जो कि बायां क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, और बायां, और ये बायां जो होता है ये बड़ा होता है, और दायां क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है तबला आपको, ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कि मिट्टी और धातु, या फिर ऑप्शन नंबर बी का धातु और पिच का, या फिर ऑप्शन सी लकड़ी का। तो किसका यहाँ पे पूछ रहा है, डग्गा के बारे में, यानी कि तबले का जो बायां जो हाथ में जो बजाते हैं उसको क्या कहते हैं, डग्गा कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो होता है वो किसका बना होता है, तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी और धातु का बना हुआ होता है। वहीं हम बात करेंगे दायां की, तो दायां जो होता है, दायां जिसको आप लोग तबला कहते हैं, प्रमुख तबली भी कह देते हैं, तो दायां जो होता है वो दायां आपका वो किसका बना हुआ होता है, वो लकड़ी का होता है प्रायः, ठीक है। वैसे तो बनाने का भाई कुछ का भी बना दे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि बायां तबला होगा आपका, डग्गा जो होगा वो मिट्टी या धातु का होगा, और दायां किसका होगा, लकड़ी का होगा। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न है कि तबला के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, नहीं वाले पे ध्यान देना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या तबले में 8 गट्टे होते हैं, जी हाँ होते हैं, ये तो कथन सत्य है। तबले में 16 घर होते हैं, घर कहिए, या फिर आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, छिद्र भी कह सकते हैं, तो ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा, तबले में 16 घर होते हैं। तबले की बद्धी ऊंट के खाल की बनी हुई होती है, ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा, ये भी आपका सही कथन है। तो पूछा कौन सा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऐसा तो गलत वाला कोई मिला नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा क्या है, सारा सत्य है, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे प्रश्न हमारा है 20 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए आप लोग को बता चुके हैं कि पीडीएफ के लिए आप लोग को जो भी लेना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग 9122366282 आप लोग इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये इस पे आप लोग को पे करना पड़ेगा मात्र 199 रुपये, ठीक है। तो 199 रुपये पेमेंट करके आप लोग अपनी तैयारी को चाहते हैं कि बहुत बेहतर बनाना, यानी कि सेशन भी देखें, पीडीएफ भी देख लें, तो आप लोग जो है बिल्कुल जुड़ जाइएगा, क्योंकि उनके लिए दोस्तों हमें एक छोटा सा पेमेंट लेना पड़ रहा है, जो कि बेहद अफसोस है, तो कोई बात नहीं है, आप लोग को एक छोटी सी पेमेंट कर देनी है दोस्तों, क्योंकि उन्हें मुझे भी देना है ना, देना पड़ जाएगा। तो चलिए देखेंगे प्रश्न को, यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, मणिपुरी नृत्य के साथ प्रायः किस अवनद वाद्य का संगत किया जाता है, कौन सा अवनद वाद्य हो जाएगा, क्या तबला, खोल, मृदंग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो मणिपुरी के साथ जो प्रायः आपको देखने के लिए मिलेगा ना भाई, उसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खोल।